जय श्री राधे। नमस्कार आप सभी को। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंजिल कैरियर पॉइंट में आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने डीसी जनरेटर के बारे में आपको बताया था और कुछ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी कराए थे, लेकिन उस स्लाइड में जो क्लास में एमसीक्यूज थे वो पूरे नहीं हो पाए थे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रह गए थे, तो उसे मैं इस क्लास में कंप्लीट करा रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको आज हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। मतलब आपसे पूछा गया है कि जो डीसी जनरेटर है उसको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों चलना चाहिए। क्लॉकवाइज का डायरेक्शन का मतलब होता है कि घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्यों चलना चाहिए, तो इसका कारण होता है कि अगर हम क्या करते हैं, डीसी जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना चला करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाते हैं तो उसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वो खत्म होने लगता है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व का जैसे फील्ड कॉइल में हमने आपको बताया था पोल होते हैं, पोल होते हैं। एक होता है आपका नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, जिनको N और S से डिनोट करते हैं। इनका बेसिकली वर्क होता है मैग्नेट बनाना इनका काम होता है। अगर हम क्या करते हैं, डीसी जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना चलाकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाते हैं तो पोल की डायरेक्शन जो होती है वो बदल जाती है। तो पोल की डायरेक्शन बदलने से जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है वो भी खत्म होने लगता है। तो ऐसा ना हो, इस कारण से हम डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही चलाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, अवशिष्ट। इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर होगा अवशिष्ट। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए हम डीसी जनरेटर को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, व्हाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। इसमें पूछा गया है कि हम जो डीसी जनरेटर है उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का मतलब है, जैसे जनरेटर में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट होता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण जनरेटर में दो प्रभाव पड़ते हैं, एक प्रतिचुंबकीय प्रभाव और विचुंबकीय प्रभाव। तो विचुंबकीय प्रभाव में क्या होता है, उसको खत्म करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। इसमें विचुंबकन प्रभाव को खत्म करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। और विचुंबकन प्रभाव होता किस कारण से है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण। आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ठीक है। तो व्हाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं हम, विचुंबकन प्रभाव को खत्म करने के लिए। और विचुंबकन प्रभाव किसके कारण होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करने के लिए, आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो कहाँ लगी होती है, तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ी जाती है। सीरीज में जुड़ी होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने इसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज हम करते हैं विचुंबकन प्रभाव को खत्म करने के लिए और विचुंबकन आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करने के लिए। और अगर पूछा जाता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ जुड़ी होती है जनरेटर में, तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग की सीरीज में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। उस जनरेटर का नाम क्या है जिसकी फील्ड आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ी होती है। हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो जनरेटर होता है उसमें दो वाइंडिंग यूज की जाती है, एक होती है फील्ड वाइंडिंग, दूसरी आपकी होती है आर्मेचर वाइंडिंग। अगर इन दोनों को हम सीरीज में जोड़ देंगे तो वो हमारा हो जाएगा श्रेणी जनरेटर या सीरीज जनरेटर भी कहते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। और अगर इन दोनों को हम समांतर में जोड़ते हैं, समांतर या पैरेलल, इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, ठीक है, तो वो जनरेटर हमारा कहलाएगा शंट जनरेटर, ठीक है। और अगर हम सीरीज प्लस पैरेलल दोनों में जोड़ते हैं तो वो जनरेटर हमारा कहलाता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर, इसको हिंदी में कहते हैं यौगिक। ये तीन तरह के जनरेटर होते हैं और ये तीनों जो टाइप के जनरेटर होते हैं, ये तीनों ही जनरेटर जो हैं वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, मतलब इनकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए किसी भी बाहरी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि उस जनरेटर का नाम बताइए जिसकी फील्ड आर्मेचर के साथ पैरेलल में जुड़ी होती है, तो हमने बताया जिसमें फील्ड और आर्मेचर समांतर में जुड़े होते हैं वो जनरेटर होता है हमारा शंट जनरेटर, ठीक है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है कि जिस जनरेटर में फील्ड और आर्मेचर दोनों समांतर क्रम में या पैरेलल में जुड़ी होंगी उसे हम शंट जनरेटर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है। जैसे लास्ट क्लास में हमें पोल शू का एक क्वेश्चन आया था तो हमने आपको उसमें क्लियर कराया था कि पोल शू क्या होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि पोल शू का पर्पस क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है पोल शू का। तो पोल शू का पर्पस होता है कि जो जनरेटर में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उस फ्लक्स को जो सभी डायरेक्शन में समान रूप से फैल सके, उसकी जो मात्रा है वो सभी जगह बराबर हो, इसलिए हम पोल शू का यूज करते हैं। तो इससे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाए, फ्लक्स को चारों तरफ समान रूप से फैलाए, इस कारण से हम जनरेटर में पोल शू का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को शेयर करें जो अभी ITI की परीक्षा देने वाले छात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या काम है, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग के बारे में पूछा गया है। स्प्लिट रिंग को एक और नाम से जानते हैं हम कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को ही स्प्लिट रिंग के नाम से जाना जाता है। अब कम्यूटेटर का काम क्या है, तो डीसी जनरेटर में आपको पता है कि आउटपुट जो मिल रहा है वो हम डीसी मिल रहा है, ठीक है। डीसी आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम जनरेटर में कम्यूटेटर का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो होता है मैंने आपको बताया था कि जो जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा एसी प्रकृति का होता है। जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो अल्टरनेटिंग प्रकृति, प्रत्यावर्ती ईएमएफ जनरेट होता है, लेकिन आउटपुट हमको डीसी मिलता है। तो वो किस कारण से मिलता है, तो वो कम्यूटेटर की वजह से मिलता है। कम्यूटेटर का काम होता है कि जो आउटपुट है वो डीसी आउटपुट हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है निरंतर वोल्टेज को बनाए करें, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा है करंट और धारा को एक ही दिशा में एकत्र करें। अगर करंट की डायरेक्शन बार बार बदलेगी तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा एसी, ठीक है। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन क्या रहे, एक ही डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन होगी, मतलब उसकी डायरेक्शन बदलेगी नहीं, तो आउटपुट हमारा क्या रहेगा, डीसी रहेगा, ठीक है। तो कम्यूटेटर का काम क्या होता है, करंट और धारा को एक ही दिशा में एकत्र करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। करंट को एक ही डायरेक्शन में एकत्र करता है, जिससे जो आउटपुट होता है वो हमको डीसी प्राप्त होता है,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, सॉरी बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जनरेटर में जो आउटपुट मिलता है वो हमको ब्रश के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, तो ब्रश बनाने के लिए हम कार्बन और ग्रेफाइट का यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा, कार्बन और ग्रेफाइट। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रश को बदलते कब है, ब्रश को कब बदलना चाहिए। ठीक है, तो ब्रश को बदलने का तरीका होता है, या तो ब्रश में 2/3 भाग ब्रश का घिस जाए तब इसको चेंज करेंगे, या तो उसका 1/3 भाग शेष बचे। ठीक है, तो जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए हम कार्बन और ग्रेफाइट का यूज करते हैं, और ब्रश को चेंज करने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है कि जब ब्रश का 2/3 भाग घिस जाए तब उसे बदलना चाहिए, या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ब्रश का 1/3 भाग शेष बचे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी स्क्रीन पर, व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैकेनिज्म। डीसी जनरेटर अपना अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देते हैं, किस कारण से जो डीसी जनरेटर है वो अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था इसी से, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से, तब मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्या करें, डीसी जनरेटर के जो घूमने की डायरेक्शन है उसको बदल दें तो क्या होता है, वो अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है उसका। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में जो अवशिष्ट चुंबकत्व है उसको बचाए रखने के लिए हमको एक ही डायरेक्शन में चलाना चाहिए, घड़ी की दिशा में। तो अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खत्म होगा, जब हम उसके रोटेशन की डायरेक्शन को अक्सर बदलते रहते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। रोटेशन की दिशा जब अक्सर बदलती है, चेंज होती है, तो डीसी जनरेटर जो होता है वो अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो देता है, जिससे जनरेटर दोबारा अगर हम स्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट नहीं होगा। जनरेटर का रीस्टार्ट, जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं उनको रीस्टार्ट होने के लिए उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का होना आवश्यक है। बिना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अवशिष्ट चुंबकत्व के जनरेटर रीस्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। रोटेशन की दिशा जब बदलती है तो डीसी जनरेटर जो होते हैं अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल इन अ आर्मेचर। एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो योक और ध्रुव के मध्य में आर्मेचर कोर लगी हुई होती है, जिस कारण से जो जनरेटर का सर्किट होता है वो पूरा होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, आर्मेचर कोर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम हो जाता है। इसमें पूछा गया है कि जो डीसी शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर का मतलब है जो वैसा जनरेटर जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों समांतर क्रम में जुड़ी होती है, उसे शंट जनरेटर के नाम से जानते हैं। तो शंट जनरेटर जो है वो अपना टर्मिनल लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम कर देता है, तो वो करता है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट है। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि जब क्या होता है कि मतलब फील्ड पोल में क्या किसी चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को घुमाते हैं, तो आर्मेचर क्या होता है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है जब हम आर्मेचर को आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसमें करंट जो होती है वो फ्लो होने लगती है। जैसे उसमें करंट फ्लो होती है तो आर्मेचर के जो कंडक्टर होते हैं वो अपना स्वयं का भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और जो आर्मेचर द्वारा जनरेट मैग्नेटिक फील्ड है वो मेन मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से था चुंबकीय क्षेत्र, फील्ड कॉइल वाला जनरेट चुंबकीय क्षेत्र, उसका दोनों का विरोध करने लगता है। मतलब आर्मेचर, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आर्मेचर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो आर्मेचर के घूमने से उस जनरेटर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, और जैसे ही आर्मेचर को हम लोड से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण ही उसमें करंट फ्लो होने लगती है, जिसके कारण से जो आर्मेचर होता है वो अपना खुद का भी एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है, और आर्मेचर द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हुआ है वो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। इस प्रभाव को ही आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के नाम से जाना जाता है।
तो डीसी जनरेटर पर लोड बढ़ने पर जो टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों होती है? तो वो कम होती आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। लंबी दूरी की डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात की जा रही है, मतलब जब सबस्टेशन से बिजली हमारे घर तक जिन लाइनों के द्वारा आती है बांटी जाती है सभी एरिया में, उसको डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलते हैं। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम किस जनरेटर का यूज करते हैं, ये पूछा गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो लंबी दूरी की जिनकी डिस्टेंस ज्यादा होती है उनके बारे में, ठीक है। तो लंबी दूरी की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसपे हम ये संचयी यौगिक जनरेटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसको इंग्लिश में क्यूमुलेटिव जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। क्यूमुलेटिव जनरेटर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, लंबी दूरी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम संचयी यौगिक जनरेटर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मेथड इज यूज्ड टू इंप्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, किस विधि का यूज किया जाता है? तो डीसी जनरेटर में प्रतिरोध मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो बना रहे, इसके लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं? तो क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिए हुए, ब्रश को बार बार बदलना, मशीन को समय समय पर गर्म करना, कम्यूटेटर सेगमेंट की नियमित रूप से सफाई करना या रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो क्या होता है कि जब कभी मशीन में मॉइस्चर आ जाता है, नमी की उपस्थिति हो जाती है, तो उसका प्रतिरोध वो कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो नमी को हटाने के लिए या नमी उस पर आ भी जाए तो उसको हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो जब मशीन का टाइम टू टाइम हम केयर एंड मेंटेनेंस करते हैं तब उसमें गर्म हवा देते हैं, जिससे गर्म हवा से जो नमी होती है, गर्म हवा उस नमी को सोख लेती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। रख रखाव के दौरान या मेंटेनेंस के दौरान मशीन में को गर्म हवा देना, जिससे उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तब तक के लिए जिसने भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सभी इस अवसर का लाभ उठा सके और इस क्लासेस के थ्रू कुछ क्वेश्चंस या उनको अगर लाभ मिलता है तो उसका लाभ वो उठा सके। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन अब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैकेनिज्म। किस प्रकार का डीसी जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व की अनुपस्थिति में काम करता है? तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दो तरह के जनरेटर होते हैं बेसिकली, एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर मतलब स्वयं उत्तेजित जनरेटर जिनकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट होने के लिए, उत्तेजित होने के लिए किसी बाहरी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी बाहरी डीसी सोर्स की जरूरत नहीं होती है। और एक होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर मतलब पृथक उत्तेजित जनरेटर, जिसमें उनकी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित होने के लिए बाहर किससे डीसी सोर्स की जरूरत पड़ती है, वो आप बैटरी के थ्रू देते हैं या रेक्टिफायर के थ्रू एसी से डीसी चेंज करके देते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा जनरेटर है जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की सहायता ने अनुपस्थिति में भी वर्क करता है? तो वो जनरेटर होते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जिनमें रेसिडुअल मैकेनिज्म नहीं होता है। तो हम उनमें क्या करते हैं, हमेशा उनको जब भी चलाना होता है तो हमको बाहरी उसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए हम उसमें आउटर्स डीसी सोर्स लगाकर रखते हैं, वो चाहे हम बैटरी से कनेक्ट करके लगाकर उसको चलाएं या रेक्टिफायर के थ्रू एसी में डीसी चेंज करके उसको चलाएं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अलग से उत्तेजित जनरेटर को चलाने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है, वो बिना रेसिडुअल मैकेनिज्म के भी कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का यूज किया जाता है? तो आर्क वेल्डिंग में हम जिस जनरेटर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं विभेदक यौगिक जनरेटर, या इंग्लिश में अगर कहें तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विभेदक यौगिक जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। आर्क वेल्डिंग के लिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर ये दिस नंबर हमको समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको अगली क्लास में पूरी कोशिश करूंगी कि उसको मैं करेक्ट करके आपको बता पाऊँ, उसको सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारी स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की क्या विशेषता होती है। तो बेसिकली जो जनरेटर में अभी के लिए हम बता दें आपको, दो वाइंडिंग होती है, एक होती है वेव वाइंडिंग और एक होती है लैप वाइंडिंग। इसको जैसे मैंने याद किया था मैं उसी तरीके से आपको बता रही हूँ। लैप वाइंडिंग, तो लैप में क्या है, ए है, ए से क्या है एम्पियर, ए से एम्पियर। तो इसमें एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है, तो इसमें धारा प्रेजेंट है, तो धारा अधिक रहती है और इसका जो वोल्टेज होता है वोल्टेज कम होता है। तो लैप वाइंडिंग का यूज कहाँ करते हैं, जहां हमको धारा अधिक और वोल्टेज कम चाहिए वहां पर लैप वाइंडिंग का यूज करेंगे। और वेव वाइंडिंग के लिए तो इसमें V है, तो वोल्टेज अधिक और धारा कम। तो जिस जनरेटर में वोल्टेज ज्यादा और करंट कम चाहिए होती है, धारा कम चाहिए होती है, उसमें हम वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कम धारा और उच्च वोल्टेज। और अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लैप वाइंडिंग का यूज कहाँ करते हैं, तो आप वहां बता सकते हैं धारा अधिक और वोल्टेज कम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तो वेव वाइंडिंग की विशेषता होती है उसमें जिस जनरेटर में वेव वाइंडिंग होगी लगी होगी उसकी धारा कम रहेगी और वोल्टेज उसका अधिक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर। बड़ी क्षमता वाले डीसी जनरेटर का योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो हमने उस पिछली क्लास में भी आपको बताया था, आज भी बता देते हैं कि दो तरह की, एक होती है छोटी मशीन और एक बड़ी, मतलब छोटे डीसी जनरेटर को बनाने में किसका यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं कास्ट आयरन का। इसको हिंदी में ढलवा लोहा बोलते हैं। ठीक है, और बड़े डीसी जनरेटर को बनाने में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम कास्ट स्टील या एनील्ड स्टील या रोल्ड स्टील। तो अगर आपसे पूछा जाता है छोटी मशीन को या छोटे डीसी जनरेटर का योग किस धातु का बना होता है, तो वो कास्ट आयरन का बना होता है, इसको ढलवा लोहा के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है बड़े डीसी जनरेटर का योग किस धातु का बना होता है, तो वो कास्ट स्टील का भी बना होता है, एनील्ड स्टील और रोल्ड स्टील का बनाया जाता है। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आता है तो आप तीनों में से तीनों ही ऑप्शन सही हैं। और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रोल्ड स्टील, तो हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट करेंगे। डीसी जो बड़ी क्षमता वाले डीसी जनरेटर होते हैं उनका योग बनाने के लिए रोल्ड स्टील का यूज करते हैं। अगर इसकी जगह कास्ट स्टील आता है तो वो भी सही होगा, और एनील्ड स्टील आता है तो वो भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या काम होता है। अभी हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था स्प्लिट रिंग से रिलेटेड, तो मैंने बताया था उसको स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर भी कहते हैं। और कम्यूटेटर का काम होता है धारा को एक दिशा में एकत्र करना। या एकत्र करना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आउटपुट जो मिलेगा वो हमको डीसी आउटपुट मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है, आउटपुट को एक ही दिशा में बनाता है, एक ही दिशा में बनाएगा, इसका मतलब है जो हमको आउटपुट मिलेगा वो डीसी आउटपुट मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आउटपुट को एक ही दिशा में बनाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो जो गतिशील रूप से प्रेरित वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं।
अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलते हैं हिंदी में। प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो गतिशील रूप से प्रेरित जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट मार्क्स एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो जो एक्स के रूप में चिन्हित है ये पार्ट, इसका जो काम होता है वो होता है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, कुंजी तरीका ठीक करने का काम होता है इस स्लॉट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो फील्ड कॉइल को हिंदी में क्षेत्र कुंडली के नाम से जानते हैं। क्षेत्र कुंडली का क्या उद्देश्य होता है। तो जो क्षेत्र कुंडली होती है, अगर पूछा है क्षेत्र कुंडली कहाँ लगी होती है, तो योक में स्थापित होती है। जो जनरेटर की बॉडी होती है, जिसे योक के नाम से जानते हैं, वहां पर लगी हुई होती है। तो फील्ड कॉइल का जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है जो जनरेटर में कॉइल फ्लक्स को जनरेट कर रही है, उस जनरेट फ्लक्स को जनरेट फ्लक्स के लिए, फ्लक्स को जनरेट करने के लिए जो पोल हैं उनको मैग्नेटाइज करना, मैग्नेट बनाना बेसिकली इसका काम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, मतलब जो पोल लगे हुए हैं उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनको मैग्नेटाइज करना ताकि जो आपकी कॉइल है, कुंडली है, वो फ्लक्स को जनरेट कर सके। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो पोल कोर बनाने के लिए हम जिस धातु का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं ढलवा इस्पात। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ढलवा इस्पात को कास्ट स्टील के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो बड़े डीसी जनरेटर के पोल कोर होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो कास्ट स्टील के बने होते हैं। इसको ढलवा इस्पात हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कास्ट स्टील कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आप जो 20 क्वेश्चन थे समथिंग वो अगली पहली क्लास में बताए थे और जनरेटर के ही क्वेश्चन आज भी एक्सप्लेन किए हैं। तो आज से जनरेटर का जो चैप्टर है वो हमारे यहीं पर समाप्त होता है। अगर पिछली क्लास और इस क्लास दोनों क्लास में भी किसी भी आप क्लास में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जनरेटर से रिलेटेड ना समझ में आया हो या कोई भी कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमको कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मंजिल कैरियर पॉइंट के साथ। नमस्कार। Thank you.